में हमने जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसके बाद हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिस्कस करा और सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ चीज़ें पता करी थी। अब जो हमारी दो स्टेट दूसरी थी फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग, तो हमारा था लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। तो यहाँ पर हम लिक्विड स्टेट देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर 3 डायग्राम्स बनाए हैं। ये जो 3 डायग्राम्स हैं वो किसी भी सॉलिड मेरा मैटर है तो उसके अंदर अगर हम और डीपली जाए तो कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स का पोजीशनिंग होती है, या इस तरीके से पार्टिकल्स उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं। लिक्विड स्टेट में ऐसा कुछ होता है और गैस स्टेट में ऐसा कुछ होता है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सेम साइज के स्क्वायर बॉक्स में देखो पार्टिकल्स यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम होगा, यहाँ उससे भी कम है। ठीक, तो ये जो तीनों है इससे हम काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं हर स्टेट के बारे में। ठीक, तो मैंने यहाँ लिक्विड स्टेट के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ही शॉर्ट करके लिखे हुए हैं मैंने, एक एक को समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर हमें बताना हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट तो इस तरीके के पॉइंट्स बहुत काम में आते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमारी जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन जो हमें पता लगी है लिक्विड स्टेट के बारे में, वो हमने कैसे देखी है। लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। जो हम डेली लाइफ में किसी भी लिक्विड को देखते हैं तो उसके अंदर कोई फिक्स शेप नहीं होता। उसे जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेता है। एग्जाम्पल हम कहें कि अगर मान लो हमारे पास एक वाटर है ग्लास के अंदर, अब इस ग्लास के पानी को हम बॉटल में डालें, ठीक, तो उस बॉटल में डालने के बाद वो उसी की शेप ले लेगा जैसी बॉटल की शेप है ना। और उस बॉटल को जब दूसरे किसी कटोरे में डालेंगे तो वो कटोरे की शेप ले लेगा। तो इसकी जो हमारा शेप है, आकार क्या है, बदल रहा है। पहले इसका ग्लास का शेप था तो कुछ सिलेंड्रिकल था, अब यहाँ पर इसका अलग शेप हो गया, और कटोरे में क्या एक हाफ हेमिस्फीयर का हो गया। तो जो इनकी शेप में चेंज आ रहा है, इसका मतलब कि कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती मेरी लिक्विड स्टेट के। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ठीक, दे लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जितना पानी हमारा ग्लास के अंदर था उतना ही पानी बॉटल के अंदर होगा, क्योंकि जितना हमारा ग्लास में होगा उतना ही हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, बॉटल में, और फिर बॉटल से कटोरे में। तो जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद लिक्विड फ्लो से दे आर नॉट रिजिड। अब जो लिक्विड हम देखें तो लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। फ्लो करने का मतलब कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक, और इसलिए इन्हें रिजिड नहीं कहते। अब रिजिड क्या था, रिजिड जो सॉलिड होते थे अगर हम उन पे फोर्स लगाएं तो वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करेंगे, पार्टिकल्स जैसे के वैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन लिक्विड स्टेट में अगर हम फोर्स लगाएं तो ये पार्टिकल हो सकता है यहाँ आ जाए, यार पार्टिकल यहाँ आ जाए, तो इनका मूवमेंट हो सकता है क्योंकि इनके बीच में क्या है, गैप्स ज़्यादा है। इसीलिए इनकी जो फ्लो करने की टेंडेंसी है, इसी को हम फ्लूइड के नाम से डिनोट करते हैं कि लिक्विड्स को हम फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक, फ्लूइड में हमारी गैसेस भी आती हैं क्योंकि गैसेस भी फ्लो करती हैं। ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, है ना। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हमने एक टर्म पढ़ा था डिफ्यूज। ठीक, डिफ्यूज का मतलब मैंने बताया इंटरमिक्सिंग। मतलब ये जो तीनों स्टेट है ये आपस में कैसे एक दूसरे से मिक्स हो सकती हैं। अब ये हमें पता है कि अगर हम डेली लाइफ में देखें तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा लिक्विड स्टेट अलग पड़ी है, सॉलिड स्टेट अलग पड़ी है, गैस स्टेट अलग पड़ी है, आपस में सब मिली हुई है। एयर प्रेजेंट है, उसके अंदर सॉलिड्स प्रेजेंट है, कई बार सॉलिड्स में लिक्विड प्रेजेंट है। तो जो अलग अलग चीज़ें हम देख रहे हैं तो लिक्विड्स क्या है कि डिफ्यूज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक, अब इसको समझे कैसे कि लिक्विड हमारे पास है और उसके अंदर हमने कुछ सॉलिड डाला। मान लो हमारे पास एक बकेट ऑफ वाटर है, उसमें पानी है, वो क्या है, लिक्विड स्टेट। अब मैंने उसके अंदर कोई स्टोन डाला या कोई भी दूसरा मैटर डाला सॉलिड स्टेट का, तो वो उसमें चला गया, तो इसमें क्या है, मिक्सिंग हो गई। ठीक है ना, तो मिक्सिंग आसानी से हो गई। लेकिन मैंने सॉलिड स्टेट में क्या बोला था, वो डिफ्यूज नहीं होते। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पर मेरे पास अगर एक आयरन बार प्रेजेंट है, ठीक, तो इस पे मैं पानी डालूँ वाटर, तो वो इसके ऊपर ही रहेगा, इसके अंदर तो नहीं चला जाएगा, है ना। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाई इनके बीच में गैप ही कम है सॉलिड स्टेट में। ठीक, ये मेरा सॉलिड, ये मेरा लिक्विड। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें जो डेली लाइफ में हम लिक्विड देखते हैं, उसके अंदर तो आसानी से कोई भी सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, या उसके अंदर जाके नीचे अलग से बैठ जाएगा, डिसॉल्व नहीं होता। तो डिफ्यूज कर रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रही है।
सेम चीज़ दो लिक्विड्स मिक्स कर सकते हैं। अगर हम दूसरा कोई लिक्विड या दूसरा गंदा पानी या नाली में डाल दें तो उसमें क्या है, दो लिक्विड्स मिक्स कर रहे हैं, ठीक, या जूसेस मिला दें या कोई कलर मिला दें लिक्विड, ठीक, ऐसी गैस है तो गैस कैसे मिक्स कर सकती है। अब इसका एक क्वेश्चन आता है कि हमें पता है एक्वाटिक एनिमल्स क्या, जो फिश वगैरह होती हैं या जो ऑक्टोपस वगैरह नीचे रहते हैं, तो उन्हें भी तो कोई गैस चाहिए होगी रेस्पिरेशन करने के लिए। तो एक रेस्पिरेशन टर्म है जो वो लंग से नहीं अपने गिल से करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, वो पानी से तो नहीं ले सकते, ठीक, तो पानी में तो ऐसी कोई गैसेस नहीं है। तो जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक, तो जो गैसेस लिक्विड में मिक्स्ड है मतलब डिसॉल्व्ड गैसेस, ठीक, एक्वाटिक एनिमल्स क्या लेते हैं, डिसॉल्व्ड गैसेस। अब डिसॉल्व्ड गैसेस का मतलब कि अगर हमारा वाटर प्रेजेंट है तो उसके अंदर हमेशा थोड़ी अमाउंट की गैस जरूर मिक्स होंगी। जैसे हमारे ओशियंस हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गैसेस डिसॉल्व होती हैं। तो ये डिसॉल्व गैसेस ही हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, ठीक। ये डिसॉल्व गैसेस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब जाओगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि डिसॉल्व गैसेस की ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ रही है तो ये डिसॉल्व गैसेस का ही जो कंटेंट है वाटर के अंदर वो कम हो रहा है। अगर कंटेंट डिसॉल्व गैसेस का कम हो रहा है तो जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो ब्रीथ कैसे करेंगे, वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग एक कंसर्न है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी, ठीक। तो अभी इतना समझो कि गैस भी डिफ्यूज कर सकती है लिक्विड्स के अंदर, गैस की भी इंटरमिक्सिंग हो सकती है, ठीक। इनकम्प्रेसिबल, अब ये वर्ड थोड़ा सोचने वाला है कि लिक्विड्स जो है इनकम्प्रेसिबल है, मतलब कि अब पार्टिकल्स को हम कंप्रेस कुछ हद तक कर सकते हैं, कुछ जो लिक्विड्स है वो कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जनरली बात करें ना, मेजर बात करें तो लिक्विड्स के बीच में इतना गैप नहीं होता कि हम उन्हें कंप्रेस करके सॉलिड्स फॉर्म कर दें या कुछ और चेंज कर दें, ठीक। तो ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कांट बी कंप्रेस्ड, ठीक। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस बट लेस देन इन सॉलिड्स। मतलब क्या कि मैंने पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जब प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी तो उसमें मैंने आपसे बोला था कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनका जो स्ट्रेंथ का या हम कहें कोई मीज़र है या कोई हमारे पास नापने के लिए चीज़ है, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लिक्विड के बीच की फोर्सेस होते हैं वो गैसेस से ज़्यादा होते हैं, ठीक, लेकिन मेरे सॉलिड से कम होंगे। अब अगर हम थोड़ा इमेजिन करें कुछ इस तरीके से कि हमारे पास कोई सॉलिड है तो उसको वो रिजिड है, आसानी से पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे क्योंकि अट्रैक्ट नहीं हो रहा। गैसेस आसानी से फ्लो करती है, वो तो इधर उधर इंटरमिक्सिंग मस्त चल रही है, उनकी डिफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन लिक्विड्स के बीच में क्या होता है, इंटरमीडिएट है कि गैसेस से तो ज़्यादा इनके फोर्सेस लेकिन सॉलिड से कम है, तभी तो वो फ्लो कर सकते हैं, तभी स्ट्रीम बनती है, टैप वाटर जब गिरता है, जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक। वो अट्रैक्शन फोर्सेस क्या है, इन दोनों के बीच में है, गैसेस और सॉलिड्स के, ठीक। जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज जनरली लेस देन सॉलिड्स, ठीक। तो ये टर्म कैसे समझ में आया था मैंने कि अगर देखो तीनों स्क्वायर्स का एरिया सेम है, ठीक, वो हर एक एरिया के अंदर देखो यहाँ पार्टिकल्स कितने ज़्यादा है, यहाँ पार्टिकल्स कम है, यहाँ पार्टिकल्स और भी कम है, ठीक। तो डेंसिटी का मतलब डेंस वर्ड से आया, मतलब कितना घना है या कितनी ज़्यादा क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट है। तो देखो ये ज़्यादा डेंस है और ये उससे कम डेंस है, ये सबसे कम डेंस है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी उससे कम होगी और इसकी उससे कम होगी। मतलब ऐसे अगर हम मार्क कर दें तो ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, ठीक। तो सॉलिड स्टेट की सबसे ज़्यादा डेंसिटी, उससे कम लिक्विड स्टेट की, उससे कम गैसेस स्टेट की, ठीक। तो क्या जनरली ऐसा होता है, पर ये हर केस में नहीं हो पाता। अब इसका एक्सेप्शन क्या हो सकता है, तुम खुद सोचो कि क्या कभी ऐसा सोच भी सकते हो कि सॉलिड स्टेट की डेंसिटी कम हो। अगर हम नॉर्मल देखें तो मेटल्स हैं हमारे पास, मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें आयरन की बात करें, आयरन रॉड की बात करें, डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इस लिक्विड की ऐसे कैसे ज़्यादा हो सकती है, तो इसका एक्सेप्शन जो सबसे सिंपल है कि हमें पता है कि जैसे हमारे पास वाटर प्रेजेंट है और उस पर हमने एक आइस क्यूब डाला है, तो आइस क्यूब उसमें डूबता नहीं है, ऊपर तैरता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जो आइस क्यूब है उसकी डेंसिटी कम है वाटर से, ठीक, क्योंकि जो
हमारा फ्लोटिंग का कंसेप्ट है, आर्चिमेडिस प्रिंसिपल है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि डेंसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की साथ जिसमें उसे तैरना है उससे कम है तो वो आसानी से उस पर फ्लोटिंग करने लगेगा। तो यहाँ पर आइस क्यूब अगर हम वाटर में डालें, एक बकेट फुल ऑफ वाटर, उसमें आइस क्यूब डालें तो वो आसानी से उस पर तैरती है। इसका मतलब कि डेंसिटी आइस की क्या होती है, वाटर से कम होती है। अब आइस सॉलिड है और वाटर हमारा लिक्विड है तो वो उस पर फ्लोटिंग कर रहा है। इसका मतलब कि कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं कि जिनके अंदर सॉलिड्स की डेंसिटी कम हो सकती है लिक्विड से। ठीक, एग्जाम्पल्स क्या, एग्जाम्पल्स जो मैं बोल ही रहा हूँ तो वाटर हो सकता है, केरोसिन ऑयल है हमारे पास, ठीक, मस्टर्ड ऑयल है, पाम ऑयल, पेट्रोल, या जो भी तुम लिक्विड स्टेट सोच सकते हो अपनी डेली लाइफ में। ठीक, तो ये सब लिक्विड स्टेट के बारे में था। अभी जो पॉइंट्स है, ये मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं तो इन्हें जब तुम समझ गए हो तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप ये इमेजिन करना कि एक्चुअल में ये क्या शेप था, कैसे पार्टिकल्स अरेंज है। ठीक, अपने आप ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे। अगर नोट्स बनाने हो तो आसानी से बना लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम गैस स्टेट का देखते हैं। लिक्विड स्टेट की बात करी, अब हम गैस स्टेट की बात करते हैं कि गैस स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ है या कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग क्या है। ठीक, तो पहला जो पॉइंट आया वो हाईली कंप्रेसिबल का आया। ठीक, हाईली कंप्रेसिबल मतलब कि उन्हें हम प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी किसी एक छोटे कंटेनर में रख सकते हैं। ठीक, इसका डेली लाइफ एग्जांपल जो हमारे पास सिलेंडर्स वगैरह आते हैं, ठीक, उनके अंदर जैसे एलपीजी गैस है, और जो कार्स में सिलेंडर लगते हैं उनमें सीएनजी गैस है। तो अगर एलपीजी की हम फुल फॉर्म देखें तो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, तो ये जो दोनों गैसेस के सिलेंडर्स आते हैं, इनके अंदर जो गैसेस है, गैस का जो स्टेट है वो आपस में इतना कंप्रेस किया जाता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी की, करीब 18 लीटर या 16 लीटर इस तरह की क्वांटिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और वो आराम से निकलती है। उनका एक क्या है, क्वांटिटी का तरीका होता है निकलने का, रेगुलेटर टाइप लगा होता है। तो इसमें इतनी सारी जो एयर है वो एक सिलेंडर में फिलअप की गई है, क्योंकि हमें पता है देखो कि पार्टिकल्स जो है ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं गैस स्टेट के, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेस में घूम रहे हैं। क्योंकि देखो इतने ही शेप में इतने ज़्यादा पार्टिकल, इतने शेप में इतने ज़्यादा, लेकिन इतने ही अलग एरिया में इतने कम पार्टिकल्स हैं। तो गैसेस के स्टेट के जो वो हैं पार्टिकल्स, वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं तो जितना सॉलिड ऑक्यूपाई करता है उतना करेगा, तो उसी के अंदर क्या है, और ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो उसी का एग्जांपल हम एलपीजी और सीएनजी के अंदर देखते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। और क्या यूज़ होता है यहाँ पर, अगर हमारे हॉस्पिटल्स में देखें तो O2 गैस के सिलेंडर्स होते हैं, जो कि जो पर्सन है उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके नाक पे लगा दिया जाता है, ताकि उसको ऑक्सीजन गैस आसानी से मिलती रहे, इसको ज़्यादा एफर्ट्स ना कर पड़े और लंग्स जो है आसानी से लाइफ दे सकें। ठीक, तो इसीलिए गैस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। अब इसका हम एक्सपेरिमेंट करके भी पता लगा सकते हैं कि अगर हम गैसेस को कंप्रेस करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। अब ये जो कंसेप्ट है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी गैस जो है इंटर कन्वर्टेबल है, कि हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड वगैरह। लेकिन ठीक है, उससे पहले अभी ये देखते हैं कि हाँ ये हाईली कंप्रेसिबल है। तो जब मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ाऊंगा तो वो टर्म यहाँ जरूर लाऊंगा, तो और अच्छे से तुम रिलेट कर पाओगे। ठीक, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब क्या कि इनके का जो शेप है वो कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। ठीक, वहाँ जैसे हमारा लिक्विड का था कि कोई भी शेप ले सकते हैं जिस कंटेनर में रखो, वैसे ही हमारी गैस होती है, और ना ही उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही रैंडमली मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट, मतलब ये आपस में बहुत जल्दी डिफ्यूज करती हैं, या फिर सॉलिड लिक्विड गैस जो है आसानी से डिफ्यूज कर सकते हैं गैस में। अब डिफ्यूज इतनी जल्दी क्यों करती हैं, क्योंकि अगर हम इसका डायग्राम देखें तो कम पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कम है, स्पीड ज़्यादा होगी पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है,
तो आपस में इंटरमिक्सिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे होगी। ठीक, तो इंटरमिक्सिंग ज़्यादा हो गई, तो इसीलिए जो डिफ्यूजिंग है, डिफ्यूजिंग वर्ड जो है इंटरमिक्सिंग का, तो दो गैसेस आपस में डिफ्यूज हो सकती हैं। उसके साथ साथ सॉलिड लिक्विड गैस भी गैस के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। ठीक, अगर मैं इस रूम में एक कोई सॉलिड ला के रख दूँ तो वो डिफ्यूज हो गया। मैं डिफ्यूज का मतलब मिक्सिंग। अब इस पूरे रूम में एयर प्रेजेंट है, हवा प्रेजेंट है, अब मैं इस रूम में आ गया तो मैं इंटरमिक्स कर गया। जैसे जहाँ जहाँ गैस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, वैसा ही मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। ठीक, ऐसे कोई लिक्विड रख देते या फिर कोई दूसरी गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, डेंसिटी मिनिमम होती है। ठीक, डेंसिटी का मतलब देखो, डेंसिटी मिनिमम क्यों है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो उतने ही एरिया में कम है। डेंसिटी मिनिमम का समझ में आ गया कि देखो उतना ही साइज है लेकिन पार्टिकल्स कम है तो डेंसिटी कम होगी। पार्टिकल्स मूव एट हाई स्पीड, तो वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पीड इसीलिए इनकी ज़्यादा होती है। ठीक, पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा है। अब जो डेंसिटी का एक मिनिमम वाला टर्म है, हम उसे इस तरीके से समझते हैं कि ऐसे मान लो कि हमारे पास 3 बैलून्स हैं। ठीक, अब एक बैलून में हमने एयर भरी है, ठीक, माउथ से एयर भर दी हमने, एक में हमने वाटर भरा है और एक में हमारे पास कोई मेटल है। ठीक, मेटल या फिर सॉलिड या स्टोन्स मान लो। तो अगर किसी लेमन से पूछे तो वो क्या कहेगा कि एयर जो होगी वो सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा वाटर का होगा, उससे ज़्यादा मेटल का होगा, अगर हम मास की बात करें। ठीक, मास माने वजन या वेट। ठीक, क्योंकि अभी तो मास और वेट का तुम्हें अंतर बाद में समझ में आएगा, अभी ऐसा समझ लो वेट है मतलब वजन किसका ज़्यादा होगा। ठीक, तो वजन मेटल का ज़्यादा है, उससे कम वाटर वाले का है, उससे कम लिक्विड का है। तो ये क्या है, मेरे पे 3 बैलून्स है। ठीक, तो 3 बैलून्स थे तो सॉलिड का ज़्यादा मास था। ठीक, अब मैंने आपसे एक बात डिस्कस करी थी कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रखा है। वॉल्यूम का मतलब कि कितना उसके अंदर वॉल्यूम का, एक तुमने पढ़ा था 8th क्लास में कि वॉल्यूम निकालते थे, तो उसमें क्या है, किसी बॉक्स का वॉल्यूम निकालते थे कि उसके अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, तो एरिया इंटू हाइट करते थे कि एरिया तो तुम्हारा 2D हो गया लेकिन वही चीज़ 3D में आ गई तो वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम हमने सेम रखा है कि जितना इसके अंदर मैटर प्रेजेंट है उतना इसके अंदर है, उतना इसके अंदर है। ठीक, लेकिन अगर हमने वेट करा तो हमें क्या पता चला कि एयर वाले का सबसे कम था, उससे ज़्यादा वाटर का था, मेटल का था। लेमन से हम पूछे तो उसे के लिए भी वही चीज़ है। ठीक, तो वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन अगर हम मास की बात करें तो मास किसका कम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मेटल का, उससे कम इसका। तो जो डेंसिटी होगी वो ऑब्वियसली इसकी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी मैक्सिमम इसकी होगी, इसकी इंटरमीडिएट होगी, इसकी सबसे मिनिमम होगी। क्यों, क्योंकि इसका मास जो है सबसे कम है। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास कम हो गया और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तुम्हें नहीं लेना। डेंसिटी मास ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी ज़्यादा, मास कम तो डेंसिटी कम। ठीक, सिंपल कंसेप्ट ये था डेंसिटी का कि हम 3 वैल्यूज लेके ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, अब ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इतना एक्सप्लेनेशन था। अब देखते हैं इनका इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर डिस्कस करी, तो उसके बाद मैंने बोला कि एक इंटर कन्वर्जन या जो स्टेट ऑफ मैटर है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उन तीनों को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। कैसे कि अगर मेरे पास आइस है तो उसे मैं रूम टेम्परेचर पे रखूँ, मतलब रूम टेम्परेचर आइस से फ्रिज से निकाल के मैंने बाहर रख दिया तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक, तो वो सॉलिड से किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में। और अगर दोबारा से उस लिक्विड को जो वो कंटेन हुआ है उसको मैं गैस पे रख दूं या फिर उसे हीट करने को रख दूं तो वो अपने आप वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा सारा। तो मैंने क्या देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है तीनों गैस आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक, या इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है उसका मतलब कि ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है तो इन्हीं को हमें पढ़ना है कि ये आपस में कैसे चेंज हो सकते हैं। 2 फैक्टर हैं हमारे पास यहाँ पर, एक फैक्टर है टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। ठीक, इलेबोरेटली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम क्या है कि इसके जो टर्म्स हैं
वो देखते हैं, ठीक। और अगर आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक। तो सबसे पहले हमें टर्म्स कुछ पता होने चाहिए कि जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, ठीक। तो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, गैस से लिक्विड भी हो रहा है, लिक्विड से वापस सॉलिड भी हो रहा है, ठीक। लिक्विड से सॉलिड कैसे, अगर मैं आइसक्रीम रखूँ फ्रीज करने के लिए, तो फ्रिज में रखूँगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो मिल्क था मेरा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो ये जो चेंजेस ऑफ स्टेट आ रहे हैं, तो उसके जो कुछ टर्म्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को, इंटर कन्वर्जन को वो देते हैं। तो जो पहली प्रोसेस वो है फ्यूजन और मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। तो ये जो पहली प्रोसेस है, फ्यूजन का मतलब कि कोई चीज़ ब्रेक हो रही है, ठीक। सबसे पहले, और कौन सी चीज़, जो सॉलिड हो, फ्यूजन का मतलब ये है, ठीक। तो पहला मेरे पास वर्ड आया फ्यूजन और मेल्टिंग, ठीक। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट at given conditions of temperature and pressure, ठीक। तो ये डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है गिवन कंडीशंस पे, मतलब कि टेम्परेचर की कुछ इसमें वैल्यू है और प्रेशर की कुछ वैल्यू है और वो कांस्टेंट है, तो वही जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है उसको मैंने नाम दिया फ्यूजन या मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे मेरा सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट होता है वो मेरा मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि, और जो कंडीशंस है या वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which a solid starts melting into liquid is called melting point। और ये जो melting point होता है वो एक डेफिनेट होता है, किसी एक स्टेट ऑफ मैटर के लिए या सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए एक डेफिनेट वैल्यू होती है और वो हर एक मैटर की अलग होती है, ठीक। जैसे मेरे पास अगर वाटर है, वाटर का मतलब अगर मेरे पास आइस सॉलिड में है और सॉलिड से वो लिक्विड में जा रही है और लिक्विड को वाटर को हमने वाटर बोला, ठीक। तो ये मेरा सॉलिड है, तो आइस का वाटर में जाने के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है, MP से डिनोट कर रहा हूँ, वो है 0 डिग्री सेल्सियस, या दूसरे स्केल पे कहें तो 273.5 डिग्री केल्विन, ठीक। तो डिग्री सेल्सियस में लिखे तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट मतलब आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है और 273.15 केल्विन के स्केल पे, ठीक। तो ये मेरी जो वैल्यू है वो फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन होगी, ठीक। तो पहले होगी। सेकंड देखते हैं बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि हम अगर लीमन में सोचें कि बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, ठीक। तो उबलने का मतलब कि जो मेरी लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस स्टेट में, है ना। अब मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो जैसे मैंने मेल्टिंग की लिखी थी, अब मैं इतना बड़ा लिख के टाइम वेस्ट ना करके तुम्हें सीधा बता देता हूँ कि डेफिनेशन जैसे क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। और जो वो डेफिनेट अमाउंट है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होने लगता है गैसियस में, उसी को हमने बोल दिया कि जस्ट वो स्टार्ट करा है तो वो बॉइलिंग हो गया, और उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। जो प्रेशर निकल रहा है और वो बराबर हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कि जो वेपर्स निकल रहे हैं वो हमारा टर्म बराबर हो जाए। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये कंटेनर है और इसे मैंने हीट करने को रखा है, ठीक। तो जो गैस लिक्विड स्टेट प्रेजेंट है ना, तो इसके वेपर्स निकलेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो है कि इसके जो वेपर है, ठीक, तो इनका वेपर प्रेशर होगा। अब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, क्योंकि एयर में भी कुछ प्रेशर होता है। इस चीज़ को कैसे समझ सकते हो, अगर मैं एक बैलून लूँ और उसे मैं फुलाता हूँ और बाद में इन्फ्लेट कर दूँ या ऐसे छोड़ दूँ,
तो उसके अंदर फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है, पूरी एयर कभी खाली नहीं होती। तो वो जो एयर प्रेजेंट रहती है बैलून के अंदर वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से रहती है, और अगर हम और डालें प्रेशर तो और एयर उसके अंदर फिलअप हो जाती है। तो कभी कोई बैलून खाली नहीं हो सकता, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अंदर, और वो वेपर प्रेशर के बराबर अगर हो गया, जो वेपर्स निकल रहे हैं इसके, तो वो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड टू गैस स्टार्ट होना शुरू कर देता है। ठीक, तो ये मेरा बॉइलिंग का और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट था। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है सब्लिमेशन वर्ड। ठीक, अबे सब्लिमेशन वर्ड तो हमारे पास नया है। सब्लिमेशन का मतलब क्या कि अगर कन्वर्जन मेरा सॉलिड टू गैस हो रहा है डायरेक्टली, अब ये कैसा कन्वर्जन हुआ, अगर हमने अभी देखा जैसे सॉलिड मेल्ट करा लिक्विड में चेंज हुआ, और लिक्विड जब हमने और हीट करा तो वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, जो भी प्रोसेस हुई। ठीक, तो सॉलिड लिक्विड गैस एक प्रॉपर चीज़ हो रहा है, एक पैटर्न है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब यहाँ पे मैंने सब्लिमेशन बोला कि अगर मेरा सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में, या गैस कन्वर्ट हो सॉलिड में। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू अ गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू सॉलिड स्टेट एट गिवन टेम्परेचर कंडीशन एंड प्रेशर कंडीशंस। डेफिनेशंस का कंसेप्ट वही है, कोई ज़्यादा जादूगर नहीं है, बस सिंपल कंसेप्ट वही समझ में है। ठीक, तो सब्लिमेशन वर्ड का मतलब क्या समझ में आया, सॉलिड डायरेक्टली गैस में हो रहा है कि लिक्विड में वो आ ही नहीं रहा, अब लिक्विड में उसका स्टैंड नहीं कर रहा। तो एग्जांपल तुम्हारे पास क्या, जैसे कैम्फर होता है, कैम्फर सॉलिड होता है, हिंदी में कहें तो कपूर, तो उसे जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो सीधा डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म हमें नहीं दिखने को मिलती। ऐसे और भी कई सारे हमारे पास मैटर है जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे वो कि जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो जाए कूलिंग करने के टाइम, तो वो भी सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ। ठीक, तो दोनों प्रोसेस क्या है सब्लिमेशन की। वेपराइजेशन क्या, अब वेपराइजेशन वर्ड जो है, वेपराइजेशन वेपर स्टार्टिंग में वर्ड है, तो वेपराइजेशन समझ में आता है कैसे कि अगर मेरा वेपर्स निकल रहे हैं उस प्रोसेस में, तो लिक्विड से क्या वेपर फॉर्म हो रहे हैं, तो वो वेपराइजेशन हो गया। तो काफ़ी चीज़ें बॉइलिंग पॉइंट जैसी है, लेकिन वेपराइजेशन में जो वेपर प्रेशर जो हमने बात की वैसा कुछ नहीं होता, डायरेक्टली लिक्विड जो है कन्वर्ट हो रहा है गैस स्टेट में, और पूरा कन्वर्ट करना है उसमें। फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट की मतलब जहाँ पर मेरा लिक्विड सॉलिड में हो कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने बात करी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, हमने सॉलिड टू गैस बात कर ली, गैस टू लिक्विड बात कर ली, पर हमने लिक्विड टू सॉलिड बात नहीं करी। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट या मैटर मेरा लिक्विड से किस में जा रहा है, सॉलिड स्टेट में। ठीक, अब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहा है, ठीक, तो उसको फ्रीजिंग बोलेंगे। फ्रीजिंग माने जमना होता है। ठीक, या फिर आपस में पार्टिकल्स पास आ जा रहे हैं, तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहा है। ओके, उसके बाद है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या, गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है। ठीक, तो हमने सारी जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों चीज़ें थी आपस में उनका इंटर कन्वर्जन देख लिया। अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग नाम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जैसे ही तुम समझ जाओगे वर्ड का मतलब कि एक्चुअल में उनका हिंदी में वर्ड क्या है, या फिर तुम्हारे दिमाग में कैसे उसको सेव करना है कि कंडेंस का मतलब होता है कि हल्का सा ठंडा करना, तो वो मेरा गैसेस स्टेट या वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसे मैं जब कूल करूँगा तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि जमाना या सॉलिड में चेंज करना, तो मेरा लिक्विड स्टेट को हम सॉलिड स्टेट में करते हैं तो वो फ्रीजिंग होता है। अब सब्लिमेशन एक नया वर्ड है, अजीब सा नाम है, तो उसको तुम इस तरीके से सोच सकते हो कि सॉलिड टू गैस हमने देखा नहीं है यार, बहुत कम देखते हैं एग्जाम्पल्स, तो इसका अलग नाम है। तो हाँ, इसका अलग भी काम है कि ये सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होता है और गैस टू सॉलिड होता है। वेपराइजेशन का मतलब वेपर में कन्वर्ट होना, बॉइलिंग समझ में आ गया, और मेल्टिंग मतलब पिघलना। ठीक, तो ये टर्म्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि जो कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर की, वो किस तरीके से चेंज होती है, तो इनके बीच में हम, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने अभी जो डिस्कस करे टर्म्स, उससे खुद ही समझ में आ जाते हैं कि अगर हम इस डायग्राम को देखें, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट,
तो इसमें क्या है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है। सॉलिड स्टेट को मैंने हीट करा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट को हीट करा, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, गैस स्टेट को कूल कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में आ रहा है, लिक्विड स्टेट को कूल करते हैं, सॉलिड स्टेट में आ रहा है। अब हीट करने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा और कूल करने पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा। तो टेम्परेचर के चेंज होने से ये स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक। तो ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है। इसको मोर इलेबोरेटली जब मैं प्रेशर और टेम्परेचर साथ में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें देखेंगे, ठीक। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब और अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए इस तरीके से। थैंक यू।